और फिर से मैं उम्मीद जताता हूं कि आप लोगों ने प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से हल किया होगा और जो भी आपने प्राप्तांक पाए हैं वो अपनी योग्यता के हिसाब से पाए हैं, अपने श्रम के हिसाब से पाए हैं, है ना, अपनी आवश्यकता के हिसाब से नहीं पाए हैं। भाई जैसे 40 नंबर का प्रश्न पत्र था, आपकी आवश्यकता रही हो कि आपको 40 में 40 मिल जाए, तो क्या ऐसा होता है? अभी इस तरह की एक अवधारणा हम लोग क्या कहते हैं राज्य व्यवस्था में, उसको हम लोग जब आएगी तब डिस्कस करेंगे। समाजवाद और साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवाद में एक डिफरेंस ये भी है मुख्य रूप से जो आय के वितरण से संबंधित है कि समाजवाद में क्या है, समाजवाद में आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम मिलता है और काम के बदले में आपको पैसा मिलता है। और जबकि साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में आपको अपनी योग्यता के हिसाब से काम मिलता है, लेकिन जो पैसा मिलता है वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से मिलता है। भले ही आपने कोई श्रमिक के रूप में काम किया है ना, अपनी योग्यता के हिसाब से काम किया है, भले ही आपने पत्थर तोड़े हैं, लेकिन आपकी आवश्यकता अगर लग रही है आज की डेट के हिसाब से, भौतिकवादी युग के हिसाब से, कि आपके पास एक ठीक ठाक कार होनी चाहिए और हमारी आवश्यकता है तो उसको मिलना चाहिए। साम्यवाद यही तो है। और समाजवाद में क्या है कि आपको आपकी योग्यता, हाँ जी, तो यहाँ भी है कि आपने प्रश्न पत्र हल किया होगा, आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नंबर मिले होंगे, आवश्यकता के हिसाब से नहीं मिले होंगे। आवश्यकता के हिसाब से नंबर जब भी आप पाएंगे जब आप बहुत अच्छी तरीके से श्रम करेंगे, है ना। तो चलते हैं अपने पहली प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है हम लोग का राष्ट्रपति के, हाँ शिवा रिकॉर्डिंग लगाओ, ठीक। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन निम्न में से? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें आपको मल्टी चॉइस में जो है अपने सही विकल्पों को चुनना है। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं भाई कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ना, वो किस आर्टिकल में है। आपसे सीधे सीधे आर्टिकल भी पूछेगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद संविधान का जिम्मेदार है? तो अनुच्छेद है आपका 54। कौन सा? आर्टिकल 54, है ना। अब संविधान का जो निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल कौन कौन होते हैं, यानी कि अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए शामिल कौन कौन लोग होते हैं। तो दो शब्दों पे मेरे विशेष ध्यान दीजिएगा, एक तो निर्वाचित सदस्य और दूसरा मनोनीत सदस्य, है ना। तो पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर भी चुन लेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचन मंडल, आर्टिकल कितने में है भाई? 54 में है। और निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? तो निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के जो दोनों सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, राज्यसभा। इसके क्या है? इसके निर्वाचित सदस्य, इसके क्या है? निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के जो दोनों सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन जो है लोकसभा, इसके निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत कहीं नहीं होंगे। एक शब्द पहले ही आपके लिए काट देता हूं, मनोनीत। दो तरह के सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं निर्वाचित, यहाँ पर यह खास बात ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत कहीं भी नहीं लेंगे। तो जो केंद्र की विधायिका है यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य में जो आपका विधानमंडल होता है वहां पर केवल राज्य की विधानसभाएं, राज्य की विधानसभाएं, है ना, सभी राज्यों की विधानसभाएं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के क्या है? निर्वाचित सदस्य, ठीक। मनोनीत सदस्य कहीं भी हिस्सा नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राज्य का जो विधानमंडल होता है, आप जानते हैं विधानमंडल द्विसदनीय होता है ना। तो राज्य के विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद के राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें विधान परिषद कहाँ के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे? विधान परिषद जो होगा उसके न तो निर्वाचित और न ही मनोनीत, है ना। तो एक चीज आपको स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्या? कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है आर्टिकल 54 में है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद से लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। ठीक, यानी कि मनोनीत सदस्य जो हैं वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और राज्य की विधान परिषदों के सदस्य भी, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, हिस्सा नहीं लेंगे। एक बात। और दूसरा, यहीं पर एक तथ्य आप और जोड़ लें, संविधान का संशोधन 70वां, संविधान का संशोधन 70वां, ये कब आया? 1992 में आया। और इसमें क्या था? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्लस पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, है ना, दिल्ली और पुदुचेरी भी बढ़ा दी गई, क्योंकि यहाँ पर दिया क्या निर्वाचन मंडल में, अरे सभी राज्यों की विधानसभाएं, उनके निर्वाचित सदस्य। तो दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी क्या थे भाई? केंद्र शासित। इनकी भी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे उनको भी शामिल किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ये संशोधन कौन था? संविधान का 70वां संविधान संशोधन 1992। तो एक बात क्लियर हो गई, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है आर्टिकल 54 में है। प्रश्न पूछेगा कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी मनोनीत सदस्य नहीं हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों की विधान सभाएं जो हैं उनके निर्वाचित सदस्य लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसमें दिल्ली और पुदुचेरी जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन क्या कहते हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी हिस्सेदारी दी गई। अब हम लोग अपने ऑप्शन चुनते हैं। उम्मीद है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी चीज बची नहीं होगी, है ना। निर्वाचन मंडल से संबंधित तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सही होगा, है ना। राज्य की विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि विधान मंडल में क्या है? आपकी विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होते हैं। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये ऑप्शन सही है ना। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये होगा। यानी कि 1 + 3 + चौथा ये जहां पर होगा ये ऑप्शन सही होगा। कहां पर है? 1 3 4 है आपका डी। ऑप्शन क्या होगा सही? डी, है ना। तो ये भले ही आपका मल्टी चॉइस का था, निर्वाचक मंडल में जब मल्टी चॉइस का प्रश्न शामिल किया जाता है तो जितने भी तथ्य हैं उनको क्या है समाहित किया जा सकता है। आपको लगेगा थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन क्या है, प्रश्न अगर प्रकृति में कठिन ना हो तो आपको विषय की समझ आएगी नहीं। तथ्यात्मक समझ लेंगे, शाम को रटेंगे, सुबह क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे, है ना। तो यहाँ सारे तथ्य लगभग जो मिस भी थे वो मैंने आपको बताए। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित जो निर्वाचक मंडल है उसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए वही अगला है, जो कुछ छूटा होगा इसमें शामिल। संघीय संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य होते हैं। संघीय सदस्य तथा राज्य व्यवस्थापिका के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो क्या होगा? ये गलत होगा, क्योंकि राज्य की व्यवस्थापिका का क्या मतलब होगा? विधायिका जो होती है, इसके लिए अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, लेजिस्लेटर, है ना, लेजिस्लेटर। लेकिन हिंदी में 2 शब्द हैं, विधायिका भी बोलते हैं, व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। और व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं, है ना। एक तो अगर राज्य की कह रहा है तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहा है। तो हमने अभी आपको पहले ही बता दिया कि विधान मंडल में राज्य की जो विधान मंडल होते हैं उससे विधान परिषदों के ना तो निर्वाचित और ना ही मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही कट गया आपका। फिर संघीय संसद तथा राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य होते हैं। राज्य विधान परिषदों की बात कर रहा है, सभा की नहीं। तो क्या होगा? ये भी कट जाएगा। संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। या फिर संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। तो क्या होंगे? संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? डी। अगला, जहां ना समझ में आए पूछ सकते हैं, फिलहाल आप सुन
संघीय संसद तथा राज्य विधान परिषदों कहाँ समान है भाई? इसमें बी और डी कहाँ समान है? इसमें विधान परिषदों की बात हो रही है और यहाँ विधानसभाओं की बात हो रही है, तो बी और डी कहाँ समान है? संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित, यहाँ पे निर्वाचित की बात नहीं की थी इसीलिए इसको हटा दिया गया है ना, क्योंकि संघीय संसद में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के होते हैं, तो यहाँ तो इसने निर्वाचित सदस्यों की बात की है और यहाँ पे नहीं की है, और यहाँ पे बात कर रहा है संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो इसमें आंसर क्या होगा? सही, डी सही होगा, है ना। तो अगर मल्टी चॉइस वाला कोई भी प्रश्न आता है तो बहुत एक दिमाग को ठंडा रख के आपको ऑप्शन चूज करना है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है? केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, या केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का? तो किसका किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक, कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और कैसे होता है? एक और चीज होती है कि गुप्त मतदान होता है ना। जैसे ही दान होता है, दान पात्र में आपको गुप्त दान करना होता है, उसी तरीके से यहाँ पर मतदान भी गुप्त होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और राष्ट्रपति की जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, इसमें अंतर इतना ही होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 50% + 1, यानी कि 50% से एक ही ज़्यादा हो तो क्या होगा? निर्वाचित माना जाएगा। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ये कहाँ पर अपनाई जाती है? ये लोकसभा के चुनाव में। ठीक, लोकसभा और विधानसभा। देखिए, विधानसभा और लोकसभा में जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उसमें 50% + 1%, यानी कि 50% से ज़्यादा मत पाने का प्रावधान वहाँ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा मत पाया हो वही विजेता घोषित कर दिया गया है ना। चाहे भले वो क्या कहते हैं कि 25% मत पाया हो, भाई मान लीजिए उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं और सभी को, किसी को जो है 25% मिला, किसी को 20% मिला, किसी को जो है 16% मिला, 15% के 2 लोग हो गए, 10% के कुछ लोग हो गए, तो 25% जो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पाएगा, है ना, वो विजेता घोषित किया जाएगा। इसी को कहते हैं, इस प्रणाली को क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। और यह कहाँ पर लागू होती है? लोकसभा विधानसभा में, है ना। और देशों के रूप में अगर हम लोग देखें तो कहाँ की जो है चुनाव प्रणाली में अपनाया जाता है? ब्रिटेन की चुनाव प्रणाली में है, भारत में है, कनाडा में है, इस तरह की प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है जी। अगला, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10-10 होनी चाहिए, 50-50 होनी चाहिए, 25-25 होनी चाहिए, या फिर 15-15 होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या है? पहले तो हम लोग इसका सही आंसर चुनते हैं भाई। वर्तमान में जो आपके प्रस्तावक होंगे, है ना, वो भी कितने होंगे? 50, और जो अनुमोदक होंगे उनकी संख्या भी होगी कितनी? 50-50, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी, 50-50। लेकिन भाई एक ऑप्शन ये भी तो दिया हुआ 10-10, है ना। तो 10-10 भी कभी क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति पद के नामांकन में जो प्रस्तावक और अनुमोदक होते थे उनकी न्यूनतम संख्या हुआ करती थी 10-10। कब? 1997 से पहले, है ना। 1997 से पहले ये व्यवस्था थी। कौन सी? 10-10 वाली। उसके बाद से क्या है? 50-50 वाली हो गई। क्लियर? अगला, मेरी आवाज सभी को जा रही है ना? आवाज सभी तक जा रही है? एक अच्छी बात है। निम्नलिखित में से, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब आप लोग अपने माइक बंद कर लें जब कुछ समय, हाँ जी,
प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब होता है कि एक आदमी प्रस्ताव करे कि हाँ जो है जैसे मान लिया कि हम राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए, मतलब हमें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है, तो हमारे लिए 50 लोग जो है वो क्या है प्रस्ताव रखेंगे कि हाँ ये क्या कहते हैं राष्ट्रपति पद के लिए क्या कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए अर्ह है ना। प्रस्ताव रखा 50 लोगों ने, और 50 लोग ही उसकी पुष्टि करें, है ना। तो अनुमोदन करना, अनुमोदन का क्या मतलब होता है कि उसकी पुष्टि करना कि हाँ भाई ठीक है इनको लड़ाया जाए। 50 लोग प्रस्ताव रखें और 50 लोग उस प्रस्ताव को पारित करें, बराबर बराबर। बात समझ में आई अब? अगली बात देखें भाई, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा लाया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है और काहे पर होता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर होता है ना। राष्ट्रपति पर एकमात्र कारण जो होता है महाभियोग लगाने का, वो जब संविधान का उल्लंघन करता है तब उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक। और कहाँ पे लगता है भाई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या उपराष्ट्रपति के द्वारा, या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, है ना। राष्ट्रपति का जो महाभियोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के महाभियोग पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहीं पर हम आपको ना बता के प्रश्नों के रूप में हमने हल किया है, ताकि उसकी प्रक्रिया में जितने भी स्टेप हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको प्रश्नों के रूप में मिले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लगाएगा कौन, किस आधार पर लगता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर, है ना। क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस बात की शपथ लेता है? संविधान के संरक्षण के, है ना, संविधान के संरक्षण के लेता है, और प्रतिरक्षण के लेता है, और परिरक्षण के लेता है। 3 चीज़ों की शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा करूंगा, है ना, प्रतिरक्षण करूंगा और परिरक्षण करूंगा। अंग्रेजी में इसके लिए अलग अलग शब्द हैं। तो जब उनका उल्लंघन होता है उसके ऊपर अभियोग लाया जाता है। अभियोग किस आर्टिकल में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? 61, अनुच्छेद 61 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका प्रावधान दिया गया है। कहाँ पर लाया जाता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है यदि यह पारित किया गया है उपस्थित एवं मत देने वालों के साधारण बहुमत के द्वारा, उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत के द्वारा, सदन के कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत के द्वारा, या उपस्थित एवं मत देने वालों के 3/4 बहुमत के द्वारा। तो कैसे होगा? सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से, है ना। अभी जब मुझे ऐसा आभास हो जाएगा कि महाभियोग से जो है हम लोगों ने लगभग 4-5 मुख्य प्रश्नों को हल कर लिया है, तो आपको एक बार पूरी प्रक्रिया हम महाभियोग की बता देंगे, ताकि कहीं भी कभी भी महाभियोग से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो हर हाल में उसे आप कर लें, है ना। तो कैसे होगा? किसी भी सदन में लाया जा सकता है, सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होता है ये। अगली बात देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 61। तो अभी हमने आपको बताया था कहाँ पर है? अनुच्छेद 61 में है। क्या है? महाभियोग है। अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 56 में जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में है ना, उनके पद के बारे में, शपथ के बारे में, ये सब बातें कहाँ पर है? 76 में। 75 में क्या है? 75 में है प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री। इनकी क्या है? इनकी शपथ वगैरह के बारे में दिया है ना, इनकी शपथ है, नियुक्ति है, इसके बारे में कहाँ पर दिया है प्रावधान? 75 में दिया है। और 356 में क्या दिया हुआ है?
यहाँ पर आर्टिकल 356 का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो 356 में क्या है जी? कोई बता रहा था, बता दे भाई, बिना संदेह के बता दें। वेरी गुड। अपने यहाँ संसद में कितने तरह के आपातकाल हैं? 3 तरह के, है ना, 352, 356 और 360। आर्टिकल 352, 356 और 360। हमने अपने संविधान में आपातकाल लिया कहाँ से है? हमारे संविधान में है जी। वेरी गुड, है ना, जर्मनी से लिया गया है। और हमारे भाग 18 में जो है आपातकाल है ना, संविधान के भाग 18 में आपातकाल है। 3 तरह का आपातकाल है, 352, 356, 360। यहाँ पर 356 है। 356 में मुख्यतः किस बात का प्रावधान किया गया है? जब संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी, है ना, संवैधानिक तंत्र की विफलता होगी तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन, है ना, मुख्य चीज इसमें क्या है आप? हाँ, धन से संबंधित बात भी है, लेकिन वो आर्टिकल 360 में, यहाँ पर नहीं। 356 में केवल इस बात का उल्लेख है संवैधानिक तंत्र की 3 तरह के आपातकाल होते हैं, है ना। जब हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे उस जगह पे बताएंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर महाभियोग ही राष्ट्रपति से संबंधित ही इतनी बातें पढ़ाई जा सकती हैं कि 2-3 क्लास हो सकती हैं। हमें तो एक क्लास में समेटना फिलहाल। तो आप लोग देख लें, यहाँ पर 61 में क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 356 में क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता है। और जब राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाता है कि किसी राज्य में संवैधानिक जो प्रावधान है उसके हिसाब से वहाँ की सरकार काम नहीं कर रही है, तो क्या है? उसे सस्पेंड किया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। बहुत ही विवादित ये अनुच्छेद है फिलहाल, जब आएगा तब देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 7 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 21 दिन पूर्व या फिर 30 दिन पूर्व? कितने दिन पूर्व? 14 दिन पहले, है ना। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, हाँ, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा 14 दिन पहले उसके पूर्व में सूचना देनी होती है। और जो सूचना दी जाएगी, जिस भी सदन के लोग राष्ट्रपति पर ये आरोप लगा रहे हैं भाई कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है और उन पे महाभियोग लाया जाएगा, तो सूचना कैसे देंगे? 14 दिन पहले। और सूचना पत्र जो होता है वहां पर क्या है? लगभग 1/4 लोग, उस सदन के 1/4 लोग उस पर सिग्नेचर करेंगे, हवा में नहीं। यह आरोप हवा में लगेगा। आरोप लगाएंगे तो जिस सदन में आरोप लाया जा रहा है 25% लोग, यानी कि 1/4 लोग उस सदन के उस पर सिग्नेचर करेंगे और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। आगे देखें भाई, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन प्रारंभ कर सकता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या संसद का दोनों में से कोई भी सदन या केवल विधानसभा? तो क्या है? संसद के दोनों में से कोई भी सदन जो है महाभियोग का आरोप लगा सकते हैं, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है ना। फिर क्या है भाई? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या है? ये एक न्यायिक प्रक्रिया है या एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या फिर एक विधायी प्रक्रिया है या फिर एक कार्यपालिका संबंधित प्रक्रिया है? तो कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ना। ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्यों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? हाँ जी, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक, अब देखें एक आधे प्रश्न अगर महाभियोग से और मिलते हैं तो उसे भी हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद महाभियोग पर पूरी तरीके से बात करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है किसे? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता है। अपना भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देगा? और राष्ट्रपति को, है ना। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? एक क्या कहते हैं कि लिटरेचर, ऐसा नहीं कि ऐसा ही कह दिया कि हमने त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रपति को ये सूचना दी, फ़ोन किया, मोबाइल से फ़ोन किया कि भाई हमने त्यागपत्र दे दिया है ना, और उसका त्यागपत्र हो गया। नहीं, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर
युक्त एक लेख पत्र, यहाँ आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, है ना, और वो लेख जिस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करेगा उसे उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक। और उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि इस सूचना को तुरंत किसे देगा, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसे देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर युक्त जो है लेख पत्र देगा, ठीक। और राष्ट्रपति को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है तुरंत उसका ये कर्तव्य, संविधान में कर्तव्य उसका बताया गया कि जैसे ही उसे इस्तीफा मिलता है, त्यागपत्र मिलता है, इस बात की सूचना वो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, राष्ट्रपति आ गया। उससे पहले अब हम लोग महाभियोग को हल कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमने बताया था कि एक जगह पर जो है जब 4-5-6 प्रश्न हो जाएंगे महाभियोग से संबंधित तो मैं आपको इकट्ठा आपको तो एक प्रश्न बैक चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ठीक। महाभियोग देखते हैं भाई, हम लोग अच्छे से समझ लें आप लोग, ताकि महाभियोग पर कोई भी प्रश्न छूटे ना। महाभियोग क्या है, संविधान के आर्टिकल 61 में है। आधार इसका क्या है, इसका आधार है संविधान का उल्लंघन, है ना, संविधान का उल्लंघन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति की बात हो रही है। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब होगा क्या कि जिस भी सदन के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है ना। तो मान लीजिए कि 2 सदन है आपके, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा में इस बात की सहमति बनती है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया है और इनके ऊपर महाभियोग का मामला बनता है, तो उनके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। और लाए जाने से पूर्व क्या किया जाएगा, उस सदन के 1/4 लोग यानी कि 25% लोग अपना हस्ताक्षर करेंगे और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग हमारे जो है सदन में लाया जा रहा है, आपने अमुक मसले पर संविधान का उल्लंघन किया है, ऐसा सभी लोगों को प्रतीत होता है, ठीक। अब क्या है कि उस सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से नहीं, बल्कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जब उस यानी कि लोकसभा के लोग ला रहे थे, अब लोकसभा के जो कुल सदस्यों की संख्या है उसके 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित हो गया। फिर क्या होगा, फिर अगले सदन में जाएगा और अगला सदन इस बात की जांच करेगा कि भाई जो लोकसभा ने आरोप लगाया है क्या सही है। तो जब जांच करेगा, है ना, और उसको भी पुष्टि हो जाती है कि भाई महाभियोग का तो मामला बनता है तो महाभियोग होगा। और इस बीच राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति खुद या अपने किसी सहयोगी के माध्यम से अपना पक्ष रखता है और फिर जांच की जाती है। जांच के बाद में निर्णय आता है। यदि दोनों सदनों में क्या है कि आपका महाभियोग टोटल जितने भी सदस्य हैं उस सदन के, उसके 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति उसी समय से क्या है कि पदच्युत हो जाता है ना। महाभियोग पारित होने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक। अब क्या है, दूसरी बात एक और आई थी कि ये जो महाभियोग है ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया। एक और सवाल पीछे था, कहाँ था भाई, यही था कि एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या कार्यपालिका संबंधी प्रक्रिया है। तो न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, न्यायिक प्रक्रिया तब होती है जब कानून का कोई मामला हो, कानून के किसी मसले पर कोई विवाद हो जाए और कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष जो है न्यायालय में पहुंचे। न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय का होना जरूरी है और कानून का मुद्दा हो, तब जब न्यायालय में आप पहुंचेंगे तब वो समाधान देगा, है ना। यानी कि कहाँ पर आप पहुंच गए, न्यायालय में। विधि का कोई सवाल है ना, कानून का कोई मसला है, उस पर जो है तब जब समाधान देगा तो वो न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। जब न्यायालय देगा तो न्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या है, इसमें कोर्ट नहीं शामिल होता है, बल्कि कोई भी प्रशासनिक संस्था है या जैसे आपके संसद ही है। आपकी संसद जो है वो कोई न्यायालय तो है नहीं, है ना, वो तो विधान बनाने का काम करती है। लेकिन वहाँ पर उसने क्या है, एक तरह से इस भूमिका में है वो, है ना, कि वो इस प्रक्रिया को अंजाम दे। तो वहाँ पर कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि यहाँ पर संसद में खुद ही इस मामले को जांच कर ली गई। लेकिन एक लीगल प्रक्रिया होती है, ये कोई आरोप हो, है ना, कोई आरोप हो, फिर क्या हो, उसकी जांच हो, और फिर क्या है, जब जांच की जाती है तो प्रतिपक्ष जो होता है ना,
यानी कि जैसे उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा, एक सदन में जांच होगी, फिर राष्ट्रपति भी क्या है अपना पक्ष रखेगा और फिर क्या है इसकी भी क्या कहते हैं कि क्रॉस जांच होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ जांच रख दी गई, राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा गया और फैसला सुना दिया गया, तो यहाँ भी क्या है जांच और फिर निर्णय लिया गया। तो एक लीगल प्रक्रिया होती है, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया में हो चाहे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में। न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय लेगा और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी संस्था इस तरह की प्रक्रिया अपना सकती है अपने यहाँ और वो फैसला कर ले, है ना। विधायी प्रक्रिया क्या होती है? विधायी प्रक्रिया होती है भाई कि जब विधानमंडल, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, केंद्र के विधानमंडल से मतलब है कि संसद है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर जब कोई कानून बनाते हैं और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो ये प्रक्रिया क्या बनाए, ये क्या कहलाएगी विधायी प्रक्रिया, यानी कि कानून बनाया जा रहा है। और कार्यपालिका की प्रक्रिया क्या होती है? विधानमंडल का काम है विधान को बनाना, कानून को बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करवाना, है ना, उसको लागू करना। तो उसको लागू करने के लिए, उस कानून को लागू करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो कार्यपालिका संबंधी प्रक्रिया होती है। तो चारों प्रक्रियाओं के बारे में आपने जान लिया। राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में जान लिया, है ना। तो महाभियोग से संबंधित कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगला देखते हैं भाई, इस प्रश्न को हमने हल ही कर लिया। 13वां, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उसकी आयु 35 वर्ष की हो, यह भी है। देखिए किसी का माइक खुला हुआ भाई, बंद कर ले प्लीज, ठीक है। उसकी आयु क्या है? 35 वर्ष की हो, बिल्कुल ठीक है। पढ़ा लिखा हो, विचार करेंगे। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, है ना, यानी कि लोकसभा, सांसद से मतलब है सांसद आपका राज्यसभा से भी हो सकता है, और सांसद आपका जो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसको भी क्या कहते हैं सांसद ही बोलते हैं, और जो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको भी सांसद ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो। सांसद से मतलब है कहाँ का? लोकसभा, लोकसभा का सदस्य, है ना, और देश का नागरिक हो। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ा लिखा हो, ये ऑप्शनल क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा, आवश्यक नहीं। इन तीनों में बहरहाल पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, इन चारों में, है ना। राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय। देखिए भाई प्लीज, आज नहीं, राष्ट्रपति भाई इतने बड़े पद पर जो बैठा होगा, जो देश का क्या कहते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख है ना, जो संवैधानिक प्रमुख है देश का, पढ़ा लिखा तो उसको होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए अनिवार्य हैं। कानून के प्रश्न आएंगे, विधि के प्रश्न आएंगे, पूरी दुनिया में देश का एक तरह से प्रतिनिधि है, देश का प्रथम नागरिक है। लेकिन इन चारों क्या कहते हैं कि ऑप्शन में, क्योंकि पढ़ा लिखा हो, कितना पढ़ा लिखा हो, इस चीज़ की कोई क्या कहते हैं डिग्री नहीं। जैसे आपको क्या कहते हैं कि यदि IAS बनना है तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। यदि आपको समूह खा के लिए, गा के लिए जाना है तो कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो इस तरह की कोई योग्यता नहीं कि PhD होना चाहिए या स्नातक होना चाहिए, परा स्नातक होना चाहिए, ठीक। तो पढ़ाई से संबंधित यहाँ पर एक्चुअल में ऑप्शन जो होना चाहिए, पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह की योग्यता का क्या कहते हैं कि वहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया। वो पागल दिवालिया ना हो, लाभ पद पर ना हो, देश का नागरिक हो, लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता रखता हो, न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष की हो चुकी हो, अवस्था सॉरी, है ना, हाँ आयु उसकी 35 वर्ष की हो चुकी हो, ये सब योग्यताएं हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री के द्वारा, ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका जो चुनाव होता है उसका संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, है ना। भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है किसी भी तरीके से, तो उस विवाद को किसे सौंपा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा वो क्या होगा? इसका निर्णय होगा वो क्या होगा? अंतिम होगा, है ना, यानी कि मानना ही पड़ेगा। भारत के महाधिवक्ता, क्या होता है? महाधिवक्ता पहली बात तो भारत का नहीं होता, ये क्या होता है? महाधिवक्ता जो होता है भाई,
ये राज्य का होता है ना। भारत का क्या होता है? भारत का होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी। और महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? 76 में, 76 में, है ना। महाधिवक्ता कहाँ पर है? महाधिवक्ता है 165 में। और ये भारत सरकार का क्या कहते हैं, सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। और ये राज्य सरकार का, तो महाधिवक्ता नहीं होगा, संसद को नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है ना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52 होगा, या अनुच्छेद 54 होगा, या अनुच्छेद 55 होगा, या अनुच्छेद 57 होगा? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 57। पुनर्निर्वाचन से संबंधित बात कहां पर है? अनुच्छेद 57 में। 52 में क्या है? 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, एक राष्ट्रपति होगा। यह कहां पर है? 52 में है। यहां पर क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अभी आप पढ़ के आए हैं आर्टिकल 52 में, सॉरी आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल किसका? राष्ट्रपति का। ठीक। और 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति है ना, निर्वाचन की रीति है, जो अभी आपको हमने बताया। कैसी रीति है भाई? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें अनुपातिक मत से, है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, है ना। और कैसे? गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा। बात समझ में आई? तो ये कहां पर है? निर्वाचन की रीति 55 में है। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात है। ठीक। अगला प्रश्न, संविधान का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, या 1 वर्ष में? कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में, है ना जी। हाँ, आप लोग देखिए कितनी अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। और आप लोग बता रहे थे कि पॉलिटी में दिक्कत आ रही है। हमको तो लगता है कि सभी लोग बहुत ही गंभीर अभ्यर्थी हैं, है ना। किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? स्वतंत्र उम्मीदवार से मतलब ये है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, है ना। कल देखिए जुकाम था, इतना हमने पढ़ाया, एकदम गला सूख गया है, जबान सूख गई, है ना। किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री एन संजीव रेड्डी, या फिर श्री ज्ञानी जैल सिंह ने? किसने जीता था? वीवी गिरी ने, है ना। वीवी गिरी महोदय जो है ये 1969 से लेकर 1974 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति रहे, है ना। ये निर्दलीय थे भाई, स्वतंत्र, और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहले थे। पहले निर्दलीय उम्मीदवार जो थे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और जीते, वो कौन थे? वीवी गिरी, है ना। और किसी इन्होंने पराजित किया था? नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया था। अगली बार, निम्न में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था? वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती, या फिर सी राजगोपालाचारी? कौन थे? वीवी गिरी महोदय। यही वीवी गिरी, है ना। वीवी गिरी की जो वीवी गिरी का जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है वो क्या है? ये एक बहुत बड़े क्या कहते हैं कि श्रमिक नेता थे, है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये रहे, और क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। जो आपके वीवी गिरी साहब हैं, ये क्या है? ये श्रमिक नेता थे, और छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े, है ना, क्योंकि ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा वो छोटा मोटा नेता तो होगा नहीं, यानी बहुत बड़े नेता। और क्या है? और ये उपराष्ट्रपति देते हुए, भारत के उपराष्ट्रपति थे कब से कब तक? 1967 से लेकर 69 तक। ठीक है। अब क्या होगा कि इसी समय जो क्या कहते हैं कि जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, तो उनका हो गया क्या कहते हैं, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति मेरे ख्याल से जिनको अपने पद पर रहते हुए जो क्या कहते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना। तो जब भाई वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो अपने संविधान में है कि यदि राष्ट्रपति का पद जो है
त्यागपत्र देने से, महाभियोग लगने से, या उसकी मृत्यु से, या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो क्या है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उसका पद जो है खाली नहीं होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो रहेगा, या फिर उसका भी पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उपराष्ट्रपति पद के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक, तो ये क्या थे इस समय, वीवी गिरी साहब उपराष्ट्रपति। 69 में जाकिर हुसैन की हो जाएगी मृत्यु, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रथम भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक, पहली दफा, अभी तक तो संविधान में उल्लेख ही था कि भाई जब ऐसा होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा हकीकत में हो गया। तो भारत के पहले क्या कहते हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो कौन थे, यही थे आपके वीवी गिरी साहब, है ना। और इसके तुरंत बाद इन्होंने क्या है, राष्ट्रपति पद का लड़ लिया चुनाव। ठीक, और स्वतंत्र रूप से लड़ा। कैसा, स्वतंत्र रूप से, यानी कि निर्दलीय। ठीक, और किसको पराजित किया था, इनको पराजित किया था नीलम संजीव रेड्डी को, है ना, और वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको हराया था। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, पहले निर्दलीय राष्ट्रपति भी कौन है, वीवी गिरी। और फिर इतने बड़े, चूंकि क्या कहते हैं कि राजनेता भारत के थे ही, 1969 से 74 तक राष्ट्रपति रहे, तो 1975 में इनको क्या कर दिया गया भाई, इनको दिया गया भारत रत्न, है ना। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भी राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, वेंकट वराहगिरी, है ना। यदि भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के समय या मृत्यु हो जाने के समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपाध्यक्ष, वरिष्ठतम राज्यपाल, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो क्या सही होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना। पहले अगर कुछ ऐसा राष्ट्रपति के साथ अनहोनी हुई है तो उपराष्ट्रपति पद का भी पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और ये पद भी अगर किसी तरीके से खाली है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, है ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश। और कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, है ना, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित है, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, रोक, या फिर निरंतरता। तो आपको ऑप्शन चुनने 1 या 2 या 4 और 5 या फिर 6 और 7 नहीं होंगे, तो कौन नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, 6 और 7 नहीं होंगे, है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई, इससे प्रश्न आ सकता है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमा दान करने की शक्ति है, पहले तो हम देखते हैं कि संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत है। तो कहाँ पर है, आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति कहाँ पर है, आर्टिकल 72 में है। कितने तरह से क्षमा करता है भाई, कितने तरह से, तो कुल है आपका 5 तरह से। कौन कौन सी, एक तो सीधे नामी हो गया क्षमा, दूसरा क्या हो गया, लघुकरण, तीसरा क्या होगा, परिहार, चौथा क्या हो गया भाई, विराम, और 5वां हो गया प्रविलंबन, है ना। अब ये भी जान लीजिए कि किसमें क्या होता है, क्योंकि 5 तरह के तो होते हैं। क्षमा करने का क्या मतलब है, क्षमा करने का मतलब है कि क्षमा ही कर दिया, जाओ तुम्हें क्षमा ही कर दिया, है ना, यानी कि सारे तरह के अपराधों से मुक्त कर दिया, जो भी सजा है सब माफ कर दी। ठीक, लघुकरण में क्या है, लघुकरण में है कि जो सजा है, ठीक है, उसकी क्या है, उसके रूप और उसकी प्रकृति को बदल देना, है ना, प्रकृति को बदल देना। ठीक, अब जब मान लीजिए कि जो लघुकरण है, इसमें मैं कह रहा हूं कि सजा जो दी गई है उसके रूप और उसकी प्रकृति को बदल देना और फिर कम करना, लघु कर देना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी को दी गई है फांसी की सजा, सॉरी, किसी को क्या दी गई है, फांसी की सजा। तो फांसी की सजा के अगर रूप में परिवर्तन किया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा,
कुछ भी किया जा सकता है। मान लीजिए इसको परिवर्तित कर दिया उम्र कैद में, काय में कर दिया, उम्र कैद में, तो फांसी से तो बच ही गए। तो ये जो फांसी की सजा थी, इसके रूप में प्रकृति, इसकी रूप और प्रकृति चेंज हो गई कि नहीं चेंज हो गई, सजा कम हो गई। ठीक, परिहार में क्या होता है, परिहार में क्या होता है कि रूप और जो उसकी प्रकृति है ना, वो कम नहीं होती है, बल्कि अवधि कम हो जाती है, अवधि कम होगी। बात समझ में आई, समझ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा भाई, अवधि कम हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कोई अमुक सज्जन है ना, एक अमुक सज्जन है जिनका नाम है ए, उनको न्यायालय ने सजा दी है कि भाई आपको 10 साल की सश्रम कठोर जो है कारावास की सजा दी जाती है, यानी कि आपको 10 साल कारावास में तो रहना ही है, वहां पर कठोर श्रम भी करना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि रूप और प्रकृति में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया राष्ट्रपति ने, कि आपको कारावास भी रहेगा, सश्रम भी रहेगा, अवधि कम हो जाएगी। मान लीजिए कि 10 साल की थी, तो 10 साल की जगह कितना कर दिया, 5 साल, है ना। चलो भाई रहम कर दिया, रूप और प्रकृति में कोई चेंज नहीं करेंगे, 10 साल की जगह 5 कर दिया। ठीक, विराम में क्या है, विराम में है सजा को रोक देना। सजा जो है, मान लीजिए कि सश्रम कारावासी है, तो रोक देना, किन परिस्थितियों में, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में रोक देना, लेकिन विशेष परिस्थिति में। रोक नहीं होगा, कहां पे है, रोक नहीं होगा, इसीलिए तो बता रहे हैं कि कितने तरह के हैं, 5, एक क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, पांचवा प्रविलंबन। ये 5 तरह की क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। तो कौन नहीं होगा, यही नहीं है, रोक नहीं है, और कौन सा है भाई, निरंतरता नहीं है, तो इसी को हमने चुन लिया, ये नहीं है। इसीलिए तो आपको बता रहा हूं मैं कि 5 तरह की हैं। 5 तरों में क्या होता है ये बता रहा हूं। विराम में क्या होता है, सजा को रोक देना। कब रोक देना, किसी विशेष परिस्थिति में। कैसी होगी ये परिस्थिति, कैसे उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कि एक महिला को क्या कहते हैं कि सश्रम कारावास दिया गया, ठीक है, और जब दिया गया था तब ये किसी को नहीं मालूम था कि भाई इसके साथ कुछ ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि जो उसके लिए विशेष हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए कि जब सजा दी गई उस समय ये कंफर्म नहीं था कि ये क्या कहते हैं कि गर्भावस्था से है। ठीक, और जब सजा दे दी गई तब 2 महीने बाद पता चला कि ये गर्भावस्था से है, तो सजा को रोक दिया गया कि नहीं भाई गर्भावस्था से है ना, इसको रोको, जब गर्भावस्था पूरी हो जाएगी तब सजा कंटिन्यू करेंगे। या किसी की विकलांगता की कोई स्थिति आ गई, मान लीजिए कि जेल में है बेचारा, सश्रम कारावास है, और पता चला कि पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, तो विकलांग हो गया, तो श्रम कहाँ से करेगा, सश्रम कहाँ से करेगा, तो रोक दी गई। विशेष परिस्थितियों में रोक देना। और प्रविलंबन में क्या होता है, प्रविलंबन में क्या होता है कि इसमें भी एक तरह से रोक ही होती है, समय दिया जाता है। जो याची होता है यानी कि जो अपराधी होता है उसको समय दिया जाता है कि ऐसा राष्ट्रपति को लगता है कि इसके साथ हो सकता अन्याय हो गया है, तो उसको अपनी सुनवाई के लिए, अपनी बात कहने के लिए सजा जो है रोकी जाती है। तो उम्मीद है कि 5 तरह की जो क्षमा दान की शक्तियाँ राष्ट्रपति को ये कन्फर्म हो गई होंगी, किस आर्टिकल में ये हो गई होंगी, है ना, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे और कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, 1 माह, 6 सप्ताह, या फिर 8 सप्ताह, या फिर 6 माह, कितने दिनों, 6 माह, सॉरी 6 सप्ताह में रखा जाना आवश्यक है ना। फिर अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, कौन सा है भाई, 123 है ना। 74 में आपको बता चुके, 78 में बता चुके, 124 2 में आपको बता देते हैं क्या है। 124 में तो क्या, सॉरी 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 124 3 में क्या है, जो उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय, उनके जो कौन है भाई, जज हैं, यानी कि जो न्यायाधीश हैं, है ना, न्यायाधीश हैं, उनके क्या है, उनकी नियुक्ति, है ना,
इन सब चीज़ों के प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं? 124(2) में दिए गए। ठीक, बाकी 74 में आप जानते ही हैं। 74 में क्या बताया अभी? 74 में बताया कि मंत्रिपरिषद होगी। 75 में क्या होगा? राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है ना, राष्ट्रपति है, उसके मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति, उनके पद शपथ वगैरह सब कहाँ पर है? 75 में है ना। इसी तरह की बातें मतलब और अनुच्छेदों में, तो आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है, हर अनुच्छेद को जान लें जो भी अगर विकल्प के रूप में आए, कि कभी भी अगर दोहरा के उस विकल्प की जगह जो आपके प्रश्न का उत्तर है उसकी जगह कुछ और आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आप जवाब दे पाएं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, और राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, या फिर उपरोक्त सभी को? तो किसे है? किसे है भाई? राष्ट्रपति को है ना। पुनः देखेंगे कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो किसमें है? आर्टिकल 143 में जो है राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि विधि का कोई प्रश्न है और इस पर जो है क्या कहते हैं कि कानूनी राय की जो है ज़रूरत है, तो उस उच्चतम न्यायालय से इस बात का परामर्श ले सकता है ना। फिर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा, या राज्यसभा के सभापति के द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। लेकिन इस प्रश्न में एक और बहुत ही बढ़िया प्रश्न छुपा हुआ है ना, कि जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, राज्यसभा और जो लोकसभा की संयुक्त बैठक आहूत किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वेरी गुड, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष भी हो, तो आप बिना पूरा प्रश्न पढ़े उठा के मार दें कि यार लोकसभा का अध्यक्ष तो दिया हुआ था यार, संयुक्त बैठक है, मार दिया हमने। घर पे आए तो देखा रे ये तो संयुक्त बैठक आहूत करने की बात कर रहा था और इसमें राष्ट्रपति होना, तो ये बड़ा क्या कहते हैं कि आपको समझ लिए कि बहुत ही खराब लगेगा आपको, कि आपको आता भी था, आपने तैयार भी किया था, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर असावधानीवश कुछ ऐसी गलती हो गई कि आपका सवाल गलत हो गया। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-3 इस तरह के प्रश्न होते हैं कि जो आपको आते भी हैं और आपको गलत भी होते हैं, और लगभग वही प्रश्न आपको बाहर भी करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कठिन सवाल पर क्या है, आदमी बड़ा अवेयर रहता है और उसकी क्या कहते हैं प्रज्ञा बुद्धि भी जग जाती है और उस सवाल को कर ले जाता है, और जो सवाल उसको आता था असावधानीवश उसको गलत कर लेता है। भारत की राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है राष्ट्रपति, ये दुनिया के किस संविधान से हमने लिया है? ये खासियत आयरलैंड से लिया है ना। नीति निर्देशक तत्व और जो 12 क्या कहते हैं कि सदस्य हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कहाँ से लिया जाता है? आयरलैंड से लिया गया है ना। अगला, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक? है जी, छूट गया क्या कोई? अच्छा सॉरी, और तो कोई नहीं छूटा? नहीं यही छूटा। धन बिल के लिए यानी धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, या भारत के राष्ट्रपति की, या इनमें से किसी की नहीं? तो किसकी होती है भाई? भारत के राष्ट्रपति के, है ना। भारत की राष्ट्रपति की जो है धन विधेयक की जो प्रस्तुति होती है ना, उसको क्या कहते हैं, उसकी पूर्व स्वीकृति ली जाती है किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है, और कोई भी धन विधेयक, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? धन विधेयक है आपका, यहां पर दिखाई देता है ना, लिख देते हैं तो आर्टिकल 110 यहां तक दिखाई देता है। ठीक, अच्छी बात। तो धन विधेयक कहां पर है? धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ना, इसकी पुष्टि कौन करता है? हाँ, इसकी पुष्टि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा।
लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, है ना। वैसे जब हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। और जब ये बिल आएगा, जब जहाँ पर ये है आपके, तो आपको बताएंगे, आपको संचित निधि बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, आपको आकस्मिकता निधि बताएंगे, ताकि ना उनके आर्टिकल से संबंधित कुछ आपसे छूटे, ना उसमें किस बात का प्रावधान है ना, किस तरह का बिल है, कहाँ से पैसा आता है, कौन खर्चा करेगा। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कुछ भी आपका छूटे ना, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस आपको देखना है अपना। फिर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो किसकी करते हैं? उपरोक्त सभी के करते हैं, है ना। भारत का जो राष्ट्रपति है, चूंकि वो क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख है, वो राष्ट्र का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख है, भले ही वो संवैधानिक प्रमुख है या नाम मात्र का ही प्रमुख है। तो इस तरह उसके पास क्या है, बहुत सारी क्या कहते हैं कि अधिकार हैं। तो उनके अधिकारों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो तरह से बांटते हैं, एक तो सामान्य परिस्थितियों में मिले हुए और दूसरा आपातकालीन अधिकार। तो जो सामान्य परिस्थितियों में अधिकार हैं वह भी बहुत सारे टाइप के हैं, कार्यपालिका से संबंधित हैं, आपके क्या कहते हैं कि विधायी कार्यों से संबंधित हैं, है ना, आपको न्यायिक कार्यों से संबंधित हैं, कुछ विशेषाधिकार हैं और कुछ सैन्य संबंधी आपके अधिकार हैं, है ना, कुछ जो आपके नियुक्तियों से संबंधित जो कार्यपालिका के हैं उनसे संबंधित अधिकार हैं। तो आप पूरी की पूरी कार्यपालिका उठाकर देख लेंगे, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री हैं, है ना, वो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश हैं, और फिर आपका महान्यायवादी है, क्या कहते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, जितने भी विभिन्न आयोग हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, अनुसूचित आयोग हो, है ना, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है ना। तो बहुत सारे अधिकार हैं भाई राष्ट्रपति के पास अपने। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, और पढ़ा लिखा नहीं होगा ये कैसे हो सकता है, भारत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? 51 में है या 52 में है या 53 में है या 54 में है? तो कहाँ पर है भाई? 53 में। वेरी गुड, है ना। 53 में जो है वो कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, है ना, वो कहाँ पर हैं? कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो दे दी गई आपके 53 में। 51 में क्या था? 51 तो क्या कहते हैं कार्यपालिका से संबंधित है ही नहीं। 52 से 78 तक की जो शक्ति मतलब जो आर्टिकल है वो कार्यपालिका से संबंधित है। 51 कहाँ पर था? नीति निर्देशक तत्वों में, है ना, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति है और क्या कहते हैं कि सुरक्षा से संबंधित जो मसले दिए थे 51 में है। 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा, है ना। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो किसमें नियुक्त होगी? राष्ट्रपति में होगी। 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल। इसका राष्ट्रपति का, है ना। सब आप धीरे धीरे करके जितने भी आर्टिकल बिल्कुल रट डालेंगे जब आप पढ़ेंगे क्लास में। तो जिस क्लास में जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे, जितने भी आर्टिकल हैं इतनी दफ़ा आपको दोहरा देंगे कि कम से कम उस दिन के लिए तो हम आपको तैयार करा देंगे। बाकी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप सप्ताह में फिर से रिवाइज करते हैं कि नहीं, एक हफ्ते में पुनः रिवाइज कर लेते हैं कि नहीं, और फिर वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। फिर आप भूलेंगे नहीं, भले आप 6 महीने बाद या साल भर बाद उसको देखें। अगर आप क्लासरूम में गए हैं और वो प्रश्न आ गया है तो तुरंत आपके मेमोरी में फ्लैश हो जाएगा, और जो पहली बार में फ्लैश होगा वही आंसर होगा, बिना कंफ्यूजन के मारना होगा, है ना। राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि को कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, या फिर नहीं कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व, है ना, क्योंकि आकस्मिकता निधि का जो पैसा है वो तभी यूज होता है जब कोई क्या कहते हैं संकट की घड़ी आ गई हो, तो संसद की क्या कहते हैं उस समय। और ये आकस्मिकता निधि कहाँ पर? हाँ जी, अभी बताते हैं। ये क्या है? 267 में। आकस्मिकता निधि किस आर्टिकल में है? 67 में, है ना। और जो आपकी संचित निधि है 266 में, आर्टिकल 266 में। संचित निधि का मतलब है, निधि का मतलब होता है खजाना, और संचित मतलब होता है जो बचा कर रखा जाता है, जोड़ गांठ के रखा जाए, है ना, तो वो खजाना। यानी कि सरकार का जो मुख्य खजाना है,
वो क्या है, संचित निधि है। अच्छा, इसमें पैसा कहाँ से आता है? सरकार के जो आय के स्रोत हैं, यानी कि विभिन्न करों के माध्यम से सरकार जो पैसा प्राप्त करती है ना। और क्या है कि जो कर राजस्व के अलावा गैर कर राजस्व से जो पैसा इकट्ठा करती है, जो ब्याज मिलता है, जो सरकार पैसा उसका बटा रहता है, ब्याज से जो उसको आय होती है, ठीक। और जो ऋण की वापसी सरकार ऋण देती है, उसकी वापसी से जो पैसा होता है सब कहाँ रखा जाता है, संचित निधि में। और सरकार के जो भी मुख्य खर्चे हैं वो भी कहाँ से होते हैं, संचित निधि से होते हैं। आकस्मिकता निधि का पैसा जो है अलग से रखा जाता है, वो निधि अलग है कि कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो खर्च कर लिया जाएगा और बाद में संचित निधि से पुनः उसे डाल दिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके दो क्या कहते हैं, निधियां। निम्नलिखित में से किसकी भौगोलिक क्षेत्र को कहाँ है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? किसको? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को? किसे है? राष्ट्रपति को, है ना, क्योंकि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। उसके सहयोग के लिए क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद है जी। संचित निधि का प्रयोग आकस्मिक निधि के लिए क्यों किया जाएगा? दोनों कामों के लिए अलग अलग कैरेक्टर निश्चित कर दिए गए हैं। जैसे पुलिस है, भारत की पुलिस है, वो भी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो शांति काल के लिए है। और जब देश पे किसी भी तरह का जो है आक्रमण होगा या कोई इस तरह की बात होगी तो सीमा पर लड़ेगा कौन? देश की सेना लड़ेगी। दोनों के कैरेक्टर ही अलग हैं, दोनों के कर्तव्य अलग निश्चित कर दिए गए हैं। तो जब अलग कर दिए गए तो दोनों को हथियार भी अलग दिए जाए। सरकार के जितने भी खर्चे हैं कहाँ से खर्च करेगी? संचित निधि से। भाई जब आपका मुख्य क्या कहते हैं स्रोत ही आय का है, जितने भी तरीके की आय होती है सब पैसा लाकर उसी गुल्लक में डाल देती है सरकार, मतलब उसी निधि में डाल देती है। तो जो मुख्य आय है सरकार की वो मुख्य खजाने में रखती है। अब जब मुख्य खजाने में रखा हुआ मुख्य पैसा है तो जितने भी क्या कहते हैं कि उसके सार्वजनिक दायित्व हैं, जितने भी नैतिक दायित्व हैं, जितने भी आर्थिक दायित्व हैं, सब खर्चा कहाँ से करेगी? संचित निधि से करेगी। आकस्मिकता निधि जो है बिल्कुल अलग कर दी गई है। पैसा तो यहीं से लिया जाता है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ चोरी डकैती करके आकस्मिक निधि में डाला जाता है। पैसा यहीं का होता है लेकिन वो अलग डाला जाता है और उसका उद्देश्य ही अलग होता है। ये तभी खर्च किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि देश में कोई आपदा आ गई जो राष्ट्रीय स्तर की है, ठीक, तो संचित निधि से तो पैसा जो बजट के माध्यम से आया वो तो फिक्स है कि यहाँ यहाँ खर्चा किया जाएगा, उसमें से तो दिया नहीं जाएगा। तो दिया कहाँ से जाएगा? जो बचाए रखी होगी सरकार अलग से खर्च करने के लिए, तो तुरंत वहाँ से जारी किया जाएगा। और जब बाढ़ आई तो इसके लिए किसी प्रक्रिया को तो फॉलो किया नहीं जाएगा, संसद बैठे सत्र में है कि नहीं है, पैसा पता नहीं जारी हो रहा है कि नहीं जारी हो, स्वीकृति हुई कि नहीं हुई, है ना। पूर्व स्वीकृति लेनी होती है संचित निधि से, यहाँ पर पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो खर्च कर लिया गया, खर्च किया गया तो सरकार का नैतिक दायित्व है कि फिर से उस खजाने को भरो, क्योंकि फिर से ऐसी स्थिति आ सकती है। जैसे आपके लिए होता है, आपका फंड भी क्या होता है, 3 तरह से डिवाइड होना चाहिए। जितनी भी आपकी अर्निंग है 50%, 30%, 20% के रेशियो में होना चाहिए। 50% किस चीज़ पे होना चाहिए? जो आपके जरूरी चीज़ें हैं। 30% क्या है? आप उसको बचत करेंगे। और 20% क्या है? संभवतः इन्वेस्टमेंट पे। आधुनिक अर्थशास्त्री यही तो बताते हैं जो मनी मैनेजमेंट के गुरु हैं। अगला, सॉरी ये प्रश्न छूट गया, देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, है ना, राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित, देखिए अपना माइक ऑफ रखें भाई, देखिए 32 छूट गया, क्या था भाई? वो तो गया था भाई। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक आधार किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, या फिर महान्यायवादी की? किसकी लेता है? निर्वाचन आयोग की लेता है ना। और दल बदल से संबंधित अगर सदस्यों की क्या कहते हैं कि योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न है तो वहां पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? उस संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा है तो उसका सभापति। अगला,
निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद? कौन थे वो? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। और वो मसला कौन सा था? डाकघर संशोधन अधिनियम, है ना, डाकघर संशोधन अधिनियम था। और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इसीलिए बड़ी तनातनी थी ज्ञानी जैल सिंह। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय के पीएम थे आपके राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी। और जैल सिंह में बड़ा मनमुटाव हो गया था इस मुद्दे को लेकर, डाकघर संशोधन अधिनियम पर। राजीव गांधी ये चाहते थे कि देश में जितना भी पत्राचार हो रहा था, ठीक है, उन पत्रों को खोल लिया जाए, देख लिया जाए, जांच लिया जाए कि इसमें क्या है। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है, मूल अधिकारों का हनन होगा, गोपनीयता का हनन होगा, है ना, और आदमी क्या कहते हैं कि प्रेस का हनन होगा। तो उन्होंने क्या कहते हैं इस पर कोई वो नहीं दिया खुलकर, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जेबी वीटो का उन्होंने प्रयोग किया था। नहा है नन्ना है, बब मामला लंबित पड़ा हुआ जेब में रख लिया। तो ज्ञानी जैल सिंह का मसला क्या था? डाकघर संशोधन बिल का था। अगला, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता। ये इनमें से किस पर लागू होती है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? किस पर होती है? राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है कितनी? 6 माह, 6.5 माह, 7 माह या फिर 7.5 माह? कितनी हो सकती है? 7 माह हो सकती है ना, क्योंकि मान लीजिए सत्र में नहीं है तो अगले सत्र में आने के लिए 6 माह, और सत्र शुरू हो गया तो समय दिया जाता है 6 सप्ताह का। तो 6 माह 6 सप्ताह लगभग कितना हो जाता है? 7 माह, है ना, 7.5 है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, नीलम संजीव रेड्डी या फिर हिदायतुल्लाह? कौन नहीं थे भाई? है जी, गोपाल स्वरूप पाठक, है ना। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, या भारत के राष्ट्रपति? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, है ना। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? किसमें होती है? संसद में होती है ना, क्योंकि संसद जो है आपका राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबिंबित होती है किसमें? भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? किसमें होती है? न्यायिक समीक्षा से, है ना। ये थे आज के आपके प्रश्न। अगले प्रश्न हम लोग जो ये कार्यपालिका एक तरह से बहुत, अभी तो हम लोग राष्ट्रपति तक पहुँचे हैं, हमको उपराष्ट्रपति देखना है, अन्य पदाधिकारी